गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक मैंने आपको बात की थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल इस पर करा दिया जाएगा। देखिए आज न्यूमेरिकल कराते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लीजिए आपकी एक मिरर है, प्लेन मिरर। ये मैंने लिया है प्लेन मिरर। अगर ये इंसिडेंट रे इस तरह से आती है इस पे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये एंगल दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये एंगल हम मान लेते हैं कुछ थीटा के टर्म में लिखा होगा। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखना है फाइंड एंगल थीटा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें किस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ये क्या है आपका, इसमें क्वेश्चन मेंशन कर लीजिएगा। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले क्या होता है, आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड गया, हमें सबसे पहले किसी भी एंगल को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, हमें आपको नॉर्मल बनाना पड़ता है। तो देखिए नॉर्मल कैसे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको दोबारा डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से बनाया जाए। ये आपका हो गया मिरर, ये आई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने आपको बताया था जब ड्रॉ करते हैं तो इस पे क्या बनाना पड़ता है, एक ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो देखिए अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये टोटल एंगल अगर आप सोचिए ये कितना है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए आपको मैंने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ इन दोनों का सम, अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, किससे, इस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यानी ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर कितना है, 80 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम एंगल आई प्लस आर की जगह पे एंगल आई लिख के क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री। ये हो गया। तो यहाँ देखिए ये हो गया 2i इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी i इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। i 40 है तो r भी कितना होगा, 40 डिग्री। देखिए इसमें मैंने सिर्फ थीटा पूछा है, आपसे पूछा सकता है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा हमारे पास दोनों आ गए। अब हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये थीटा चाहिए। अब देखिए हमें ये पता है, अगर मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे आर है। अब देखिए अगर ये नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने, तो इस पे एक एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो इसमें ये हो गया 40, तो बचा कितना, तो आप लिख सकते हैं, कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए ये O है, ये मान लीजिए जो मिरर है आपका AB है। तो आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में आपका जो एंगल है, एंगल IOA प्लस एंगल IOA, ये एंगल प्लस NOI यानी ION विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब आपका ये एंगल जो है IOA ये कितना है, 30 डिग्री, यही आपको फाइंड आउट करना है, प्लस ION ये कितना हुआ, दिया हुआ है, ये एंगल आपका कितना है, 40 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे 40 डिग्री इज इक्वल टू 90, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस 40, तो ये आपका हो गया 50 डिग्री। यही आपका हो गया क्या, आंसर, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। हमको इस फिगर में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए ये तो और इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या मैंने बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने क्या किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। जब नॉर्मल होगा तो इस सरफेस से भी कितना होगा, 90, और इस सरफेस से भी कितना होगा, 90। अब देखिए हमें अगर ये एंगल मिल जाता है, एंगल ऑफ ये क्या है, रिफ्लेक्शन R है, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है।
तो यहाँ देखिए, अगर नाम दें इसको n, इसका नाम दे i, इसको r, तो यहाँ मान लेते हैं o है, ये मान लेते हैं b है, ये सरफेस a है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसको डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये नॉर्मल था, ये आपका हो गया b, ये मिरर है आपका, हाफ पार्ट में बना रहा हूँ, देखिए मिरर हो गया ये, ठीक। यहाँ से ये r एंगल ऐसे गया हुआ है, r रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आपको 55 दिया है, तो आप ये एंगल नहीं निकाल सकते, ये कितना हो गया r, इसको निकालना क्या इजी है। अब कैसे करेंगे, देखिए इसका नाम लिख लीजिए, ये n है, तो यहाँ देखिए क्या आपको एंगल मिल जाएगा। अगर आप एंगल निकालेंगे r, तो आप लिखेंगे एंगल r प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है। अब यहाँ से ये r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू 90 माइनस 55, ये वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 55 करेंगे तो यहाँ आएगा 10 माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ बचा कितना 8, 5 माइनस हो गया तो 3, 35 डिग्री। अगर एंगल r कितना है 35 डिग्री, तो एंगल i कितना होगा, एंगल i इज आल्सो इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब देखिए आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझा दिए थे, कल मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था, पीडीएफ में आपको बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर में बेसिकली स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, ठीक है। इस तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स में होते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं, इस पे बात करते हैं, आपका है टाइप्स ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कल जो आपको पीडीएफ दिया गया था उसी को बस थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर में 2 तरह के मिरर होते हैं, 1, 2। पहला मिरर जो होता है उसको हम नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। पहली चीज तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर नथिंग बट एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस रहेगा, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, एक साइड से पॉलिश कर देते हैं। अगर हम पॉलिशिंग कर देते हैं तो मिरर कैसा कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। अगर देखिए जैसे इसमें हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अगर देखिए जो इसमें अगर हम इसका आउटर सरफेस देखिए इस तरह से 2 पार्ट कट करते हैं, बहुत ही स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए। अपर्चर मीन्स होता है बेसिकली उसकी जो फोकस की जो ये आपका आर्क होता है ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर देता हूँ, ये सरफेस, तो ये सरफेस जो ये सरफेस जो कहलाएगा इस समय ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, एक सेंटर की वजह से ये क्या बना हुआ है, एक स्फेयर, ठीक है। ये सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सिंबल देते हैं C से, ठीक। अब दूसरी चीज देखिए यहाँ पे सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे जो इसमें टर्म आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस किसी भी मिरर की वो क्या कहलाती है, वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव मिरर तो इस तरह बनता है। कॉन्वेक्स की जब बात करते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होगा, इनर सरफेस को, जैसे मान लीजिए आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका मैंने स्मॉल अपर्चर कट किया, एक बहुत ही थिन अपर्चर का मैंने इसका पार्ट कट किया, जब कट कर दिया और उसका आउटर सरफेस पॉलिश कर दिया, तो वो मिरर जो आएगा वो कॉनकेव में आएगा। इनकेस अगर मैंने इसका आउटर सरफेस ना पॉलिश करके इनर सरफेस, जैसे मान लीजिए मैंने इस पार्ट को कट किया, इस पार्ट को यहाँ से कट किया और ये सरफेस मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। बेसिकली जो पॉलिशिंग होती है लेड ऑक्साइड की जाती है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड से पॉलिश की जाती है, सिल्वर पेंट एक तरह से होता है, उसको उसी से पेंट कर दिया जाता है, ठीक। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा हो जाता है, जस्ट लाइक अ मिरर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए जैसे आप प्लेन मिरर भी देखते होंगे, एक मिरर के पीछे क्या रहती है, एक कोटिंग रहती है ऑरेंज कलर की, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड होता है वो, ठीक है। तो वो पेंट जब जैसे मान लीजिए आउटर सरफेस पे किया गया तो कॉनकेव मिरर, और इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया तो कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये दोनों होते क्या है, ये पार्ट जो आपको कहलाएगा, यहाँ पे ये पार्ट जो पूरा कहलाता है, कल आपको डायग्राम में आपको मेंशन किया गया था, ये क्या था, कॉनकेव मिरर है, बनता है, ठीक है। और ये जो मिरर बनता है, इस पार्ट को इनर पार्ट पॉलिश कर देते हैं तो ये बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव मिरर को किस नाम से जानते हैं। कॉनकेव मिरर को दूसरा नाम होता है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर।
क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। ये जो कॉन्वेक्स होता है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखिए न्यूमेरिकल में कभी कभी कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं लिखता, वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग के टर्म्स में लिखता है। तो ये होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। देखिए बेसिकली ये कन्वर्जिंग मतलब ये लाइट जितनी भी होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज होती है। जैसे देखिए कॉन्केव मिरर की हम बात करें, इसमें लाइट जो होती है कॉन्केव मिरर, अब देखिए इसमें जो लाइट आती है कैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए कॉन्केव मिरर मैंने ये रखा, ठीक है। इस पर कुछ बातें हम देखिए ध्यान से। ये अगर हम मानते हैं अगर ये कोई एक्सिस जो होती है पोल से, यहाँ पे जो इसका लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट, यहाँ पे पोल। देखिए पोल से मतलब ये अपर्चर का सेंटर जो होता है उसको हम बोलते हैं पोल। तो ये हो गया आपका पोल। अगर कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए और अपर्चर के मिडिल में कट करती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या बेसिकली क्या है, अपर्चर के हाफ पार्ट जो आपका ये बनता है, अपर्चर का हाफ पार्ट पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ देखिए ये पोल है, अब ये पोल के बाद यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिर्फ समझने के लिए लेते हैं कि मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जैसे ही आप पूछा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है तो आप क्या करिए, उस स्फीयर से डॉटेड 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 करके एक स्फीयर बना दीजिए। तो जिस साइड वो सेंटर लाई करे, जैसे ये कॉन्केव पार्ट है, इस तरह से पार्ट है कि ये इसका कर्वेचर ऐसे बनेगा पूरा। जब इधर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इसका इस साइड। अब देखिए इसमें अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं फोकस, और ये जो लेंथ होती है ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ये आपकी हो गई फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको सिंबल हम आर से लेते हैं, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा, इसमें देखिए इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, जस्ट लाइक अ सनलाइट, ये इन्फिनिटी से आती है मिरर पर टकराई, और यहाँ पे जितनी भी लाइट आएंगी, मान लीजिए ये भी लाइट आई, ये भी मिरर से टकराई, तो ये क्या करेगी, टकराने के बाद अब आप देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ भी लगा सकते हो, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल इस सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो सरफेस पे नॉर्मल कुछ ऐसा आता है। जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्शन भी होगा। तो देखिए जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये सारे लाइट जो होंगे, रे ऑफ लाइट, वो कहाँ से पास आउट हो जाएंगे, ये फोकस से पास आउट होंगे, कुछ ऐसा। तो ये फोकस थोड़ा चेंज कर लेते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको डायग्राम सही कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये नॉर्मल अगर ड्रॉ है तो ये एंगल ऑफ आई है, तो ये एंगल ऑफ क्या है, आर। उसी तरह यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बस जनरली, तो ये भी लाइट कुछ ऐसी ही आएगी इधर ही। जैसे मान लीजिए ये लाइट हम मान लेते हैं यहाँ कहीं से आ रही है ऐसे, जब इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये लाइट भी इधर ही कंजर्व हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। सारी लाइट क्या होगी, कंजर्व होगी कहाँ पर, फोकस पे, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलर मैनर में अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो देख लीजिए कॉन्वेक्स के बारे में। आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं इसको। यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जनरली हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, इसके इस सरफेस से इस तरह बना और इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दीजिए, यही हो गया इसकी पॉलिशिंग, मैंने ये सरफेस पॉलिश कर दिया। देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, मैंने आपको तरीका बताया है क्या करना, जिधर ये आपका अपर्चर दिखे उसी तरह का एक स्फेयर फॉर्म करिए। देखिए ये स्फेयर कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ये भी सब समझाने के लिए कि हर बार आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मत लीजिएगा, ये सिर्फ इसके लिए कॉन्केव के लिए। इसके लिए क्या होगा, आप इसका बनाएंगे आप इस तरह से। अब बताइए इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, इस तरफ कि इस तरफ। हमारा स्फीयर इस साइड फॉर्म कर रहा है, राइट साइड फॉर्म कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, और ये आपका हो गया फोकस एफ होगा, ठीक है बच्चों।
ये देखिए आप बना के इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ समझाने के लिए बताया हमें कि इस साइड मत समझिएगा, इसका फोकस इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड ही होगा। तो देखिए इसमें जब रे ऑफ लाइट आएगी, मान लेते हैं रे ऑफ लाइट इस साइड से आती है, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर आपको रखना है। तो ये मिरर का ये सरफेस इसका फ्रंट है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, ये भी रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे। तो ये क्या करेगी, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, नॉर्मल जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इस बार ये बनेगा। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसा, थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए कि देखिए क्योंकि लाइट यहाँ पे डॉटेड डॉटेड पास करा रहे हैं, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट एक्चुअल में ये जाएगी, लेकिन हमने इसको जब पीछे की तरफ लाया तो हमें दिखा कहाँ मिलेगा, फोकस पे। उसी तरह यहाँ भी देखिए ये रे ऑफ लाइट इधर कुछ बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये सारी रे ऑफ लाइट कहाँ मिल जाएंगी, फोकस पे मिल जाएगी, ठीक है। और आपको दिख रहा है एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर से मिरर तो गई, लेकिन ये क्या हो गई, बेंट हो गई, डाइवर्ट हो गई, या इधर भी क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। अब हम इस पे कुछ रे डायग्राम, एक रिलेशन भी फॉर्म किए थे, उस रिलेशन को भी हम पढ़ेंगे। आप इसको पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, फिर आपको नेक्स्ट हम बताते हैं इसका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकल लेंथ। तो देखिए हम डायग्राम बना दिए हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आती हुई जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हुई, अगर मिरर से, ये हमारा मिरर कैसा मैंने लिया, कॉन्केव मिरर, इससे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी, रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से, ठीक। अब देखिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये नॉर्मल, अब देखिए नॉर्मल कोई भी होगा स्फेरिकल मिरर में, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। देखने के लिए आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा स्फेयर है, ये स्फेयर है, तो इसका नॉर्मल कभी भी आप देखेंगे जब ये नॉर्मल पास करे कहीं से भी, ये नॉर्मल इस पर ड्रॉ इंसिडेंट जो हुआ, इंसिडेंट किया नॉर्मल, और ये जब आया पास होने के लिए तो इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। कहीं से भी कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल आती है इस पर्टिकुलर मिरर पे या स्फेयर पे, तो ये क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा है एंगल ए एन सी विच इज इक्वल टू एंगल, यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम द डायग्राम से मैं ये कर रहा हूं, फ्रॉम द फिगर क्या हमें दिख रहा है, एंगल ए एन सी इज इक्वल टू ए एन सी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल सी एन एफ। किसकी वजह से है, ये लिख लीजिएगा, ये किसकी वजह, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, या ऐसे लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप क्लियर लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ये कैसे है, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखिए ये हमें एंगल दिख रहा है, आपको ये भी पता होगा अगर ये दो लाइन क्या है, पैरेलल, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस आपका सॉरी जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट है दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एंगल अगर ये आई है तो ये भी क्या आई होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई। आई क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल से दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए एन सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एफ सी एन, क्यों होंगे, ये है अल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमें मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस ये आपकी और इंसिडेंट दोनों आपस में पैरेलल हैं, और सी और एन क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ से देखिए हमें एक चीज मिल रही है, एफ सी एन, अगर ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर। नाउ देखिए ए एन सी, तो वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल ए एन सी इज इक्वल टू एंगल सी एन एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी एन, तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, सी एन एफ। तो देखिए नाउ
इन ट्रायंगल सी एन एफ, ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमें एक चीज दिख रही है, ये एंगल जो आपका है, ये एंगल किसके बराबर है, आई आर के। यानी हम कह सकते हैं सी एन एफ में क्या है, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट हम ये लिखे हैं इसमें, एंगल कौन सा ये आई वाला, आई आपका है एफ सी एन शुड बी इक्वल टू एंगल सी एन एफ, सी एन एफ। अगर दो अपोजिट एंगल किसी ट्रायंगल के आपस में इक्वल होते हैं तो बाय द प्रॉपर्टी तो ये आपकी ये साइड जो होगी, ये एंगल इक्वल, तो ये साइड और दिस साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये एंगल इक्वल है देन क्या हमें समझ में आया, सी एफ इज इक्वल टू एन एफ, दोनों आपस में कैसे होंगे, साइड बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि आपके क्या है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखिए अगर ये मान लीजिए ये बहुत ही स्मॉल अपर्चर, ये मैंने दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, ये अपर्चर मतलब ये बहुत ही छोटा हो, तो ये वाली साइड जो आपकी, ये क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होता है, इतना मान लीजिए बहुत ही इस ऑर्डर में होता है, ये अपर्चर बहुत ही क्या मिलता है, छोटा मिलता है। अब सोचिए अगर दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये लगभग क्या है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती हैं। ठीक है, कब, जब ये स्मॉल अपर्चर होगा तभी, लार्ज अपर्चर में ये वैलिड नहीं है। तो देखिए अगर ये स्मॉल अपर्चर है तो ये साइड जो आपकी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके। तो यहाँ कंडीशन लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर। अगर स्मॉल अपर्चर की बात करते हैं तो वी कैन से क्या कह सकते हैं, आपका जो है एन एफ दिस विच इज इक्वल टू एन एफ इज ऑल्सो इक्वल टू पी एफ, ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम ये मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो और ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकेंड हो, देखिए जिसका लेफ्ट जिसका राइट साइड, देखिए ये दोनों इक्वल आपस में, अगर इनको कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, एन एफ इक्वल, ये एन एफ सी एफ के इक्वल, ये एन एफ पी एफ के इक्वल। तो यहाँ से इसका मतलब एन एफ अगर हम हटाते हैं तो क्या मिलेगा, सी एफ शुड बी इक्वल टू पी एफ, तो यहाँ लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे हम क्या बता रहे हैं इसमें, यहाँ से देखिएगा अगर ये हो जाएगा तो हमको क्या दिखाई देता है, देखिए सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम ये लिख सकते हैं, नाउ हम ये लिख सकते हैं सी पी शुड बी इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, देखिए सी से पी तक की डिस्टेंस किसमें लिखेंगे, सी एफ प्लस एफ पी। तो यहाँ लिखेंगे सी से एफ प्लस एफ से पी, ये हो गया। अब देखिए आपको ये मालूम है सी एफ और एफ पी आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, एक ही नाम दे दे कोई भी। यहाँ पे हम इसको, ये पी एफ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये एफ रही हो। ठीक, तो यहाँ पे हम सी एफ को पी एफ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिखेंगे पी एफ प्लस पी एफ, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ पी एफ। ये कितना है, सी पी। सी पी को हमने क्या बताया था, आर लिखते हैं, और पी एफ क्या बनेगा, 2 इंटू एफ। तो ये आपका हो गया फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो यहाँ से आपका फोकल लेंथ का जो फार्मूला बना, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल भी इसी से आपको ज्यादातर मिलेंगे जब आप मिरर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।